नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीरत है और मैं आपको कहानी गलतफहमी का 7वां भाग सुनाऊंगी, जिसका नाम है बुरे दिनों की शुरुआत और जिसके लेखक हैं रोहित वर्मा रिंपू। लेकिन अगर आपने कहानी के पहले के भागों को नहीं सुना, तो मेरी सलाह है कि पहले आप कहानी के पहले के भागों को सुनें, ताकि आपको कहानी के बारे में पता चल सके। कहानी के पहले के सभी भागों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब ज्यादा देर ना करते हुए कहानी के 7वें भाग को शुरू करते हैं। कहानी गलतफहमी, भाग 7वां, नाम बुरे दिनों की शुरुआत। शिवा के पिता शहर के बहुत बड़े कारोबारी थे। उनका नाम शहर के मशहूर और बड़े कारोबारियों में शामिल था। वह कई प्रकार के छोटे मोटे कारोबार करते थे। उनका मुख्य कारोबार जमीन जायदाद खरीदने बेचने और लोगों को ब्याज पर पैसे देना था। शिवा अपने पिता के साथ उनके इस काम में उनकी मदद करता था। एक दिन की बात है, शिवा जल्दी से घर आया और अपने पिता को ढूंढने लग गया। माँ, पिताजी कहाँ है? उसने अपनी माँ से कहा। बेटा, वह छत पर है। शिवा तुरंत छत पर गया और अपने पिता से कहने लगा, पिताजी, आपसे एक बात करनी है। बोलो बेटा। पिताजी, वो साहनी अंकल है ना? कौन साहनी? वो जिनकी बाजार में कपड़ों की दुकान है। हाँ, वही साहनी अंकल। हाँ तो क्या हुआ उनको? कुछ नहीं, वो अपनी इमारत बेच रहे हैं। कौन सी इमारत? जो उन्होंने दाल बाजार में नई बनाई थी। लेकिन उसका तो काफी काम होने वाला है। वह इमारत तो अधूरी बनी हुई है। लेकिन वह बेच क्यों रहे हैं? यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन यह पक्का है कि वह बेच रहे हैं। तो बेचने दो। तुम क्यों इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हो? वह इसलिए कि क्यों ना हम उसे खरीद लें। बेटा, वो दाल बाजार में स्थित इमारत बेच रहा है। कोई दाल नहीं बेच रहा जो यूं आसानी से हम उसे खरीद लेंगे। तुम्हें उस इमारत का भाव मालूम है। अगर हम अपना सब कुछ भी बेच दें, तो भी उसे नहीं खरीद सकते। पिताजी, मैंने सब मालूम कर लिया है। अगर हम अपना नई कॉलोनी में बन रहे मकान को बेच दें, तो हम उस इमारत को खरीद सकते हैं। और वह घर इतनी जल्दी खरीदेगा कौन? और मान लो अगर हम वह घर बेच भी देते हैं, तो फिर भी हमारे पास उतने पैसे इकट्ठा नहीं हो सकते जिससे कि हम उस इमारत को खरीद लें। और फिर हम उस इमारत का करेंगे क्या? वह हमारे किस काम आएगी? लगता है शराब पीकर तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। कोई मेरी किसी भी बात का जवाब तुम्हारे पास? पिताजी ने डांटते हुए कहा। पिता, आपके सभी सवालों का मेरे पास जवाब है, लेकिन इसके लिए आपको मेरी बात को बिना डांट लगाए ध्यान से सुनना होगा। बोलो, क्या कहना चाहते हो? पिताजी, हमारे वो घर जो कि अभी बन रहा है, उसको साहनी अंकल ही खरीद लेंगे। साहनी हमारे घर को खरीदेगा? लेकिन क्यों? और मान लो अगर उसने खरीद भी लिया, तो फिर बाकी के पैसे उनका क्या? वह हम कहाँ से देंगे? यह सब बात बाद में बताता हूँ। पहले आप पूरी बात को सुन ले। बाकी के बचे पैसे हम बैंक से कर्ज ले लेंगे और उनसे हर महीने की किश्त निर्धारित कर लेंगे। और बैंक की किश्त कहाँ से दोगे? बेटा, तुम मेरी बात को समझ नहीं पा रहे। अगर हमने वह घर तो क्या, छोटे मोटे अपने बाकी के घरों को भी बेच दिया, तो फिर भी हमें बहुत बड़ी रकम की जरूरत पड़ेगी उस इमारत को खरीदने के लिए। तुम्हारे अनुसार वह रकम हम बैंक से ले लेंगे और हर महीने उसकी किश्त दे देंगे। पर बेटा, मेरी बात सुनो, हर महीने वह किश्त कहाँ से देंगे? अपनी जेब से थोड़ी देंगे। पिताजी, उस इमारत के नीचे एक दुकान है जो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हम उसे किराए पर दे देंगे और उसके किराए से हम बैंक की किस्त चुका देंगे। फिर धीरे धीरे हम अपनी बाकी की जमा पूंजी इकट्ठा करके उस इमारत को तैयार कर लेंगे और उसकी सभी दुकानें हम किराए पर दे देंगे।
उस किराए से प्राप्त धन हमें अपना जीवन यापन करने में बहुत सहायता कर सकता है। अच्छा, तुम जाओ और मुझे इस बारे में विचार विमर्श कर लेने दो। शिवा के पिता ने शिवा को यह आश्वासन देकर भेज दिया कि वह इस बारे में जरूर सोचेंगे, और वह वहां से चला गया। शिवा उस इमारत को खरीदने में अपनी बहुत दिलचस्पी दिखा रहा था, लेकिन मेरी दिलचस्पी इस सब में बिल्कुल नहीं थी। मेरा ध्यान सिर्फ शिवा से लड़ाई करने में था। मेरे दिमाग में हर समय यही रहता था कि शिवा को काबू कैसे किया और उसको उसके परिवार से अलग करके अपने अलग घर में कैसे में रहा जाए। क्योंकि उस समय मेरी योजना यह थी कि मैं शिवा को उसके परिवार से अलग करके अपने अलग में घर में रहूं, ताकि वहां मैं शिवा पर अपना हुक्म चला सकूं। लेकिन शिवा बहुत ही शराब पीने लग गया था। मैं उसकी रोज रोज शराब पीने की आदत से मैं तंग आ चुकी थी, क्योंकि शराब पीकर वह मुझसे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करता था। मैंने इस बारे में कई बार शिवा के माता पिता से शिकायत भी की, लेकिन उन पर भी कोई असर नहीं हुआ। फिर थक हार कर मैंने अपनी माँ से इस बारे में बात की। मैंने माँ को फोन किया और कहा, माँ, आपसे एक बात करनी है। बोलो बेटी, क्या बात है? माँ, शिवा अब हर रोज शराब पीता है। बेटी, इसके बारे में तो तुमने मुझे पहले ही बताया था, और तुम उसके शराब पीने और मांसाहार व्यंजन के खाने से खुश हुई थी। नहीं माँ, आप नहीं समझ रही। वह हर रोज बहुत ज्यादा शराब पीता है। तो क्या शिवा के माता पिता को इस बारे में पता है? हाँ, पता है। उनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? माँ, मैंने इस बारे में शिवा के पिता से बात की, लेकिन वह चुप रहे। वह कुछ नहीं बोलो। फिर इसके बाद जब मैंने उसकी माँ से बात की तो उसने तपाक से जवाब दिया, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम ही ने शिवा को कहा था कि वह तुम्हारे समाज में बैठने के लायक नहीं है। अब जबकि वह तुम्हारे समाज में बैठने के लायक हो गया है, तो तुम्हें इससे भी ऐतराज है। इसकी कसूरवार सिर्फ तुम हो। मुझे माफ करो, मैं इसमें तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती। अब तुम स्वयं भुगतो। यह तो बहुत गलत बात है। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। उसके माता पिता को मैं बाद में देखूंगी। तुम यह बताओ कि कहीं वह शराब पीकर तुमसे मारपीट और लड़ाई झगड़ा वगैरह तो नहीं करता? नहीं, मैं ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे कमरे में बनाया हुआ छोटा सा कमरा है, जिसको हम स्टोर रूम कहते हैं। वह वहां पर बैठकर शराब पीता है, और जब अपना काम खत्म कर देता है तो फिर कमरे में आकर चुपचाप सो जाता है। मैं कुछ भी बोलूं, लेकिन मेरी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। तुम एक काम करना, जब अगली बार वह शराब पीकर नशे में धुत होगा, तब तुम उसके साथ बहसबाजी करना, और वह नशे में धुत होकर तुमसे लड़ाई झगड़ा करने लगेगा। इस शोर शराबे के बीच तुम बात को और ज्यादा बढ़ा देना, बाकी का मैं संभाल लूंगी। माँ, मैंने ऐसा करने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन वह शराब पीकर मुझसे बात तक नहीं करता। वह मेरी हर बात को नजरअंदाज कर देता है और चुपचाप अपने काम में मग्न रहता है। यह तुम कैसी अजीब सी बात करते हैं रही हो? शराब पीकर तो लोग नशे में धुत होकर लड़ाई झगड़ा और मारपीट करते हैं, खूब शोर शराबा मचाते हैं। लेकिन यह पहली बार सुन रही हूँ कि कोई शराब पीकर चुपचाप बैठा रहता है। क्या तुम सच कह रही हो? मुझे तो यकीन नहीं होता। हाँ माँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप स्वयं आजमा सकती हैं। आप एक काम करें, किसी बहाने शिवा को अपने घर में बुलाएं और भाइयों को कहें कि रात के खाने में शराब का इंतजाम करें। फिर आप अपनी आंखों से इसमें देख लेना कि वह शराब पीकर कैसे चुपचाप रहता है। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं कोई तरकीब लगाती हूँ। माँ के इस आश्वासन के बाद मैंने सब्र कर लिया और ऐसे किसी मौके की तलाश करने लग गई। लेकिन दूसरी तरफ हमारा बुरा वक्त हमारे पास इतनी जल्दी से आ रहा था कि मुझे उसकी भनक तक नहीं लग रही थी।
हुआ यूं कि शिवा जिस इमारत की बात कर रहा था वह जल्दी से बिकने वाली थी और शिवा उस इमारत को हर कीमत पर खरीदना चाहता था। इसके लिए उसने अपने पिता से कई बार बात की है, लेकिन पिताजी इमारत खरीदने को नहीं मान रहे थे क्योंकि यह इमारत उनकी औकात से बहुत बाहर थी। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी कि मुझे बाहर से जोर जोर से आवाजें सुनाई देने लगी। मैंने धीरे से कान लगाकर जब सुना तो वह शिवा था जो कि अपने पिता से किसी बात को लेकर बहसबाजी कर रहे था। पिताजी, आज आपकी वजह से मैं उस इमारत को नहीं खरीद पा रहा हूँ। आखिरकार मुझे उस इमारत को ना खरीदने का सिर्फ एक कारण बता दें। आप पैसों की बात कर रहे हो, लेकिन मैंने आपको यह बता दिया है कि मैंने पैसों का सारा इंतजाम कर लिया है। मैंने बैंक वालों से भी बात कर ली है। वह भी हमें उस इमारत को खरीदने के लिए कर्जा देने के लिए तैयार है। और बाकी का पैसा, उसका क्या? बाकी के पैसे के बारे में आपको बता तो दिया था कि साहनी अंकल हमारा वह मकान खरीद रहे हैं। लेकिन बेटा, क्या तुमने साहनी से अपने उस मकान के बारे में बात की? हाँ, की थी। तो उसने कहा है कि वह उस घर को खरीद लेगा? हाँ। क्यों, आपको कोई शक है? नहीं बेटा, मुझे तो कोई शक नहीं है, लेकिन शायद तुम्हें किसी बात की गलतफहमी हो चुकी है क्योंकि मेरी परसों ही साहनी से बात हुई है। क्या बात हुई है? बेटा, तुम्हें तो पता है ना कि साहनी मेरा कितना अच्छा दोस्त है। तो जब मैंने उससे इमारत को खरीदने की बात की तो उसने मुझसे सारी बात खुलकर की। उसने साफ साफ कहा है कि वह अपनी दाल बाजार वाली इमारत जरूर बेच रहा है, लेकिन इसके बदले में उसे सिर्फ पैसे चाहिए, क्योंकि इस वक्त से पैसों की सख्त जरूरत है। वह कोई भी मकान वगैरह या जमीन जायदाद नहीं लेगा, वह सिर्फ पैसे लेगा। अब इतने सारे पैसों का इंतजाम मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं यह जानता हूँ कि यह इमारत हमारे लिए फायदे का सौदा साबित हो सकती है, लेकिन अब हमारी औकात से बहुत दूर है। पिताजी, मैं यह इमारत जरूर हासिल करूंगा। मैं इतनी अच्छी चीज को हाथ से कभी नहीं जाने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कदम क्यों ना उठाना पड़े। तो क्या करोगे तुम? आप चिंता मत करो, आप आराम से बैठो, मैं खुद संभाल लूंगा, शिवा ने कुछ गुस्से से कहा। यह कहकर शिवा कमरे में आ गया था और वहां अपने उसी कमरे में जाकर शराब पीने लग गया। अगले दिन शिवा ने कुछ पैसे अपने पिता से लेकर साहनी अंकल को दे दिए और उस इमारत को रोक दिया। बाकी का पैसा उसने 2 किस्तों में लेने के लिए साहनी अंकल को मना लिया। पहली किश्त उसने बैंक से कर्जा लेकर उनको दे दी और दूसरी किश्त उसने अपने घर को बिकने तक का समय ले लिए। यानी जैसे ही वह घर बिक जाएगा वह उसके पैसे लाकर साहनी अंकल को दे देगा। शिवा की योजना थी कि वह अपने उस घर को जल्द से जल्द तैयार करके बेच देगा, जिससे कि वह साहनी अंकल को दूसरी और आखिरी किस्त दे देगा और जिसके साथ ही वह इमारत उसकी हो जाएगी। यानी वह उस इमारत का मालिक बन जाएगा। फिर वह उस इमारत के नीचे वाली दुकान को किराए पर चढ़ाकर उससे प्राप्त किराए को वह बैंक की किस्त चुकाने में लगा देगा और बाकी बचे पैसों से उस इमारत को तैयार करने लग जाएगा। सब कुछ बहुत आसान दिख रहा था, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। इस दौरान एक महामारी ने हमारे देश में दस्तक दे दी। देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश में तालाबंदी की घोषणा कर दी। इस वजह से सब कुछ ठप हो गया। समय मानो थम सा गया था। लेकिन अगर कुछ नहीं थमा तो वह थी बैंक की किश्त। शिवा ने जिस बैंक से कर्ज लिया था उसकी किस्त हर महीने समय पर जा रही थी, जिससे घर में रखे पैसे खत्म होते जा रहे थे। लेकिन शिवा को तो जैसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी। वह अपने शराब पीने में मगन था। तालाबंदी के समय के दौरान उसको अपने घर में रहना पड़ रहा था, जिससे उसको शराब पीने का मौका मिल चुका था और वह इस मौके का फायदा उठाकर और भी अधिक शराब पीने लग गया था।
देश में तालाबंदी की वजह से कारोबार ठप हो चुके थे, जिस वजह से शिवा के मकान को कोई खरीदार नहीं मिल पा रहा। दूसरी तरफ साहनी अंकल को दूसरी किस्त देने का भी समय निकट आ चुका था, लेकिन उस घर को कोई खरीदार न मिलने की वजह से शिवा उनको पैसे देने में असमर्थ हो गया। एक दिन साहनी अंकल का शिवा के पिता को फोन आया और उन्हें अपने पास आने के लिए कहा। शिवा और उसके पिता साहनी अंकल के घर उनसे मिलने के लिए चले गए। कुछ देर मुलाकात करने के बाद साहनी अंकल ने शिवा के पिता से कहा, भाई साहब, आप दूसरी किश्त कब दे रहे हैं? साहनी साहब, आप इस बात की चिंता ना करें। जैसे ही हमारा वह घर बिक जाएगा तो हम तुरंत ही आपको दूसरी किश्त दे देंगे। और तब तक मैं क्या करूं? मैं आपकी बात को समझा नहीं। देखिए भाई साहब, सीधी सी बात है, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे आपके घर बिकने या ना बिकने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो अपने पैसे चाहिए। आप यह बताएं कि आप दूसरी किस्त कब दे रहे हैं? साहनी साहब, मैं आपको बता तो रहा हूं कि जैसे ही घर बिक जाएगा मैं तुरंत आपको वह पैसे दे दूंगा। आप इस बात की चिंता बिल्कुल मत करें। देखिए भाई साहब, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मेरे पास इस इमारत के और भी कई ग्राहक हैं। मैं उन्हें बेच दूंगा। आप यह सौदा रद्द समझें। साहनी साहब, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? आप हमें कुछ दिनों की मोहलत तो दें। भाई साहब, आप मेरी मजबूरी में समझें। मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मेरे पास ऐसे ग्राहक भी हैं जो मेरी उस इमारत के तुरंत पैसे देने को तैयार हैं। चलो ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। हम समझेंगे कि यह इमारत हमारी किस्मत में थी ही नहीं। आप हमारे पैसे वापस कर दें। पैसे तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। साहनी साहब, यह कैसी बात है? अगर सौदा रद्द हो गया है तो जो पैसे हमने आपको दिए हैं, वह पैसे तो आपको हमें वापस करने पड़ेंगे। आपको तो पता है कि यह पैसे हमने बैंक से कर्जा लेकर आपको दिए हैं। आपसे वही पैसे लेकर हमने बैंक वालों को भी तो लौटाना है। भाई साहब, यह आपकी समस्या है। मेरी कोई समस्या नहीं है। मैंने सीधे सीधे लफ्जों में आपको कह दिया है कि मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर यह सौदा रद्द नहीं हो सकता। हाँ तो ठीक है, आप मेरी दूसरी किस्त दे दे तो मैं सौदा रद्द नहीं करता। जिसके लिए सिर्फ 2 दिन का समय है, यानी 2 दिन में आपको मुझे दूसरी किश्त देनी है। यह तो बहुत गलत बात है। आप हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। आपको भी पता है कि हम इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम नहीं कर सकते। आप में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। देखिए भाई साहब, आप मेरे घर में आए हैं, इसलिए मैं आपसे आराम से बात कर रहा हूँ। अब मेरी सीधे सीधे लफ्जों में बातें सुन ले। आपके पास 2 दिन का समय है और अगर 2 दिन के भीतर आपने मेरी दूसरी किस्त नहीं दी तो यह सौदा रद्द हो जाएगा। मैं यह इमारत किसी दूसरे को बेच दूंगा और रही बात आपके बकाया पैसों की तो वह मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगा। आप भलीभांति जानते हैं कि ऐसे मामलों में सौदा जिसकी तरफ से रद्द होता है वह दूसरी तरफ से पैसों की मांग नहीं कर सकता, यानी आप मुझे पैसे देने के लिए जबरदस्ती बाध्य नहीं कर सकते। शिवा ने अपनी समस्या साहनी अंकल के सामने रखी और उनसे कुछ और समय की मांग की, लेकिन उन्होंने शिवा की और समय की मांग को ठुकरा दिया। वह नहीं माने और उन्होंने शिवा और उसके पिता को यह चेतावनी दी कि अगर उन्होंने तयशुदा समय पर उनकी दूसरी किश्त अदा नहीं की तो वह यह सौदा रद्द कर देंगे और साथ ही उनकी बकाया रकम भी वापस नहीं करेंगे। शिवा और उसके पिता अब बुरी तरह से फंस चुके थे क्योंकि उसके पास पैसे खत्म हो चुके थे। उनके पास जितने पैसे थे वह बैंक की किश्त अदा करने में
खर्च हो गए थे और बाकी के बचे खुचे पैसे उस तालाबंदी के दौरान घर बैठकर खर्च हो रहे थे। अब सारा का सारा दारोमदार उस मकान को बेचने पर टिका हुआ था। यानी अगर वह मकान सही कीमत पर बिक जाता है तो उनकी समस्या कुछ हद तक हल हो सकती थी। लेकिन किस्मत को यह मंजूर नहीं था। यानी वह मकान बिक नहीं पा रहा था और पैसों का दबाव उन दोनों पर पड़ रहा था। फिर आखिरकार शिवा के पिता उस दबाव को सहन ना कर सके और उस रात हृदयाघात से उनकी मृत्यु हो गई। शिवा के पिता के यूं अचानक मृत्यु से उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। वह बिल्कुल अकेला पड़ गया, जिसका फायदा उठाते हुए साहनी अंकल ने वह इमारत तुरंत से किसी और को बेच दी और शिवा के द्वारा दी गई रकम को भी वापस करने से मना कर दिया। शिवा ने इस बात की शिकायत पुलिस में भी की, लेकिन वहां भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। दूसरी तरफ बैंक वालों को समय पर किश्त अदा न करने की वजह से उनकी असल रकम बढ़ने लग गई। यानी बैंक वाले ब्याज पर ब्याज लगाने लग गए, जिसका नतीजा यह हुआ कि शिवा को बैंक वालों का भुगतान करने के लिए अपना पुश्तैनी घर बेचना पड़ा। यह सब कुछ ही महीनों के अंतराल में हुआ। हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। हम एक बहुत बड़े घर से निकलकर एक छोटे से किराए के मकान में आ गए, क्योंकि बैंक वालों को बकाया रकम का भुगतान करने के लिए शिवा को अपना नए बन रहे मकान को काफी कम कीमत पर बेचना पड़ा। कुल मिलाकर हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा था। अपना जीवन यापन करने के लिए शिवा एक फैक्ट्री में एक साधारण मजदूर के तौर पर नौकरी करने लग गया। आगे की कहानी जानने को लिए बने रहिए हमारे साथ, और साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटीन वाले बटन को दबा दें, ताकि कहानी का अगला भाग पब्लिश होते ही इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। कहानी के प्रति आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं। कृपया कमेंट करके हमें अपने सुझाव जरूर दें। धन्यवाद। मेरा नाम है सीरत और मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। धन्यवाद एक बार फिर से।